हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। साथ ही साथ हम अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण इनको भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कल हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे वर्ण क्या होते हैं, वर्ण विचार क्या होता है, वर्णमाला क्या होते हैं, उसमें कितने वर्ण होते हैं, फिर स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, फिर हमने क्या किया था, उनका विभाजन किया था, फिर उनको अन्य नामों से जाना था। तो सबसे पहले तो कल एक छोटा सा होमवर्क दिया था मैंने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियस है कि हम बताएंगे ही, क्योंकि ठीक है, होमवर्क आपको दिया गया था, करना आपको था, लेकिन अगर आपने नहीं किया होगा तो ऑब्वियस है कि हमें वो करना ही है। ठीक है, तो बस हम शुरू करते हैं। तो कल आपको एकदम छोटू सा होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपके पास ये जो संयुक्त स्वर होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, कौन कौन से, तो ए ओ और औ, जिसमें मैंने कहा था कि ये दोनों बहुत इजी होते हैं। ये दोनों अगर आपको पता होगा तो ये दोनों आराम से आप निकाल लोगे, लेकिन पता अगर ना हो तो यहाँ पे अ के साथ ई जाती है, यहाँ पे अ के साथ ए जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करेंगे तो अ के साथ ऊ जाता है, और यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो अ के साथ ओ जाता है। तब जाकर के क्या बनता है, ये आपका निर्माण होता है। ठीक है, ये है आपका जो हमने कल होमवर्क दिया था उसकी बात हो गई। ठीक, अब हमने जहां से शुरू किया था कल का चैप्टर, वो तो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके थे, स्वर हम पढ़ चुके थे, पर जहां पे हमने खत्म किया था वहां से हम शुरू करते हैं। और हमने खत्म किया था व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन के नाम से, जहां से शुरू हो रही थी वहां से। पर आज हम बात करेंगे तो आपके व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर भी एक क्विक रिवीजन। जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता लगती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये जो क वर्ग है, उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, ये आपके 5 वर्ग होते हैं। हर वर्ग में कितने वर्ण बच्चे, तो 5 वर्ण होता है। ठीक, अब अगर देखा जाए तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 25। ओके, अब आ जाइए, आपके पास एक आता है य, र, ल और व। वहीं पे अगर आप देखोगे तो आपके पास इसी के आगे क्या आता है, श, श, स और ह। ठीक है, अब इसके अलावा आपको मिलता है छ, त्र, ज्ञ और श। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा 2 चीजें और देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, इनके उच्चारण के वक्त हमारे श्वास जो है वो मुख के किसी ना किसी हिस्से से स्पर्श करता है, या जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, तो इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये क्या है, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है बच्चे, 4, 4 और 4। ठीक है, अब ये कितने हो गए, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कितने हो गए, 37। ठीक है, अब इस 37 में 2 और जोड़ देते हैं, जिसे हम उच्छिप्त वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो उच्छिप्त वर्ण के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है, ये है आपका ड और ढ। अब ये दोनों अलग क्यों है, ड और ढ तो इधर ट वर्ग में भी मिलता है, फिर ये अलग क्यों है, तो ये अलग इसलिए है कि जब हम डब्बा लिखते हैं, मान लीजिए तुम्हारे पास बिंदी जो है यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है, लेकिन वहीं पे जब हम सड़क लिखते हैं तो यहाँ पे ये बिंदी का प्रयोग हो रहा है, जिसे हम नुक्ता भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 2 प्रकार से प्रयोग में आते हैं, यानी कि कभी कभी जब क्या होता है, ये आपके मध्य में होते हैं, यानी कि मध्य में जब उपस्थित होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम उच्छिप्त वर्ण के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। किसी भी शब्द की शुरुआत
इस वाले से नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जब शुरुआत में आते हैं तो नुक्ता नहीं लगा रहता है, लेकिन जब मध्य में आते हैं तो नुक्ता लगा रहता है। तो इसीलिए हम इन्हें उच्छिप्त वर्ण या फिर हम द्विगुण वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया, कितने हो गए, 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपका कितना हो गया, 39, ठीक है। अब इसी में हम क्या करेंगे, 11 आप अपने स्वर जोड़ लीजिए और आपके 2 अयोगवाह जोड़ लीजिए, तो जितना वो 52 वाला आपका नंबर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। पर हमें तो हम स्वर पढ़ चुके हैं, अयोगवाह के बारे में हमने पढ़ा कि अंग और अ होते जिन्हें हम अनुस्वार और क्या कहते हैं, तो हम विसर्ग के नाम से जानते हैं, तो वो तो हम जान चुके हैं। लेकिन हम ये जो वर्गीकरण कर रहे हैं ये हमें पहले अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन से, कहाँ, क्यों, कैसे आते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं आपके नंबर्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कितने नंबर्स हुए, कैसे हुए, क्या हुए। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब ये अगर आपका क्लियर हो गया तो यहाँ पे इसको छोड़ करके बाकी सब एक साथ माने जाते हैं, इनको काउंट किया जाता है और इन्हें हम मूल स्वर के नाम से जानते हैं, सॉरी मूल व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं एक ही वर्ण होते हैं, इसीलिए इन सबको एक साथ काउंट कर लिया जाता है और फिर हम कहते हैं कि ये क्या होते हैं, आपके मूल व्यंजन होते हैं। इसको अलग कर दिया जाता है क्योंकि ये 2 वर्णों के योग से, इसका नाम ही क्या है, संयुक्त। ये 2 वर्णों के योग से बना हुआ है, इसलिए हम इन्हें संयुक्त के नाम से जानते हैं। अब इनका जो ये नामकरण हुआ है वो क्यों हुआ है, किस आधार पे हुआ है, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे आपकी जिह्वा स्पर्श करती है, जिनके उच्चारण में आपकी जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही होगी, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। फिर इनके उच्चारण में भी हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, लेकिन इनका नाम ऊष्म व्यंजन क्यों रखा गया, तो इनका नाम ऊष्म व्यंजन इसलिए रखा गया क्योंकि जब आप उच्चारित करते हो ना तो आप कहो श श श, ये तीनों जब उच्चारित होते हैं तो आप देखोगे कि मुख में वायु जो है क्या कर रहा है, एक ऊष्मा जो है वो आपको महसूस हो रहा है। यानी कि अगर आपने मान लीजिए ठंडी में थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप करोगे या ठंडी में बोल के देखोगे तो मुंह से भाप निकलता है, आप महसूस करोगे कि अंदर आपको थोड़ी सी ऊष्मा महसूस हो रही है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी वजह से इसका नाम हमने ऊष्म व्यंजन कह दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन, तो ये बेचारे इनके उच्चारण में वक्त जो है थोड़ा कम लगता है, ये ना तो स्वर में जा पाते हैं ना व्यंजन में जा पाते हैं, तो इसलिए इनका हम नामकरण करते हैं अंतस्थ व्यंजन के नाम से। और संयुक्त व्यंजन यानी कि 2 व्यंजन वर्णों के योग से जिनका निर्माण हुआ है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये जो चीज है इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे परिभाषा नहीं पढ़ेंगे और हम आगे नहीं जानेंगे, ये मैंने सिर्फ एक बार डिफाइन कर दिया कि ये आपका जो पूरा व्यंजन वर्ण होता है वो पूरा ऐसा होता है, इसका ये पूरा चार्ट है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हम एक एक को समझेंगे कि ये जो आपका य और व है इसको किस नाम से जानते हैं, ये जो र है इसको किस नाम से जानते हैं, ये जो ल है इसको किस नाम से जानते हैं। क्योंकि जब हम वर्ण विचार की बात करते हैं तो उसमें हर एक वर्ण को या फिर हर वर्ग को एक नामकरण के अंतर्गत रखा गया है, उनको एक पहचान दी गई है, तो हमें वो जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने कल स्पर्श व्यंजन के बारे में बात किया था, फिर भी थोड़ी सी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। 33 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संयुक्त को छोड़ा गया है, ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक। व्यंजन में स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है। कल मैंने आपको समझाया था कि अगर ये जो है इसमें स्वर है, ये स्वर सहित है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसे विभाजित किया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के नाम से। अब सबसे पहले हम समझते हैं स्पर्श व्यंजन। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क से म तक वर्ण आते हैं। इनमें कुल 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं, जैसे कवर्ग का क ख ग घ अंग, चवर्ग का च छ ज झ इ, टवर्ग का ट ठ ड ढ अड़, तवर्ग का त थ द ध न और आपका पवर्ग का प फ ब भ म। ये क्या है, ये सारे आपके ग वर्ग से लेकर आपके प वर्ग तक जो आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं उनको बताया गया है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं इन्हें हम पंचाक्षर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पंचाक्षर, ठीक है।
याद रखिएगा, ये ऐसे हैं जिनसे अगर हम बात करेंगे इन दोनों को छोड़ करके, म और न को छोड़ करके, बाकी इन तीनों से किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। किसी शब्द की शुरुआत इन तीनों के उपयोग से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन्हें हम पंचाक्षर के नाम से जानते हैं जो अंत में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने 4 लिया था, य, र, ल, व। ठीक है, अब ये जो य, र, ल, व है उसमें से अगर हम बात करेंगे तो य और व को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों? क्योंकि ये आधे, जैसे हमने कहा ना प्रोनाउंसिएशन में इनका ऐसा होता है कि आधा प्रतीत होता है कि इनको सहायता की जरूरत है और सहायता की जरूरत नहीं भी है। तो ये ना तो स्वर में जा पाते हैं पूर्णतः, ना ही व्यंजन में रह पाते हैं पूर्णतः, तो इन्हें हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न हो, ऊष्म वायु से होता है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब भी हम उच्चारण करें और मुख के अंदर एक घर्षण हो और जिससे क्या हो, आपके मुख में ऊष्मा हो, तो वो क्या हो जाता है? आपका ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। श, श, स और ह, ये 4 होते हैं। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग होता है पर हमारा प्रोनाउंसिएशन सेम है। यानी स्पेशली यूपी और बिहार में सारा स है, यानी कि कैसे समझाऊं, सड़क भी सड़क है और शादी भी शादी, मतलब शादी भी शादी है, ऐसा है। ठीक है, यानी कि कैसे समझाऊं, ये प्रोनाउंसिएशन वाला पूरा गेम है। ये आप जो बोलते हो ना, आपकी जो डेली यूज में आते हैं शब्द जिसका इस्तेमाल आप कर रहे होते हो, जब स आता है तो आपको श और स में कोई फर्क नहीं समझ आता, तो वो वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे हम कहते हैं शुद्ध और शुद्ध, दोनों सेम है। ठीक, यूपी और बिहार के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो जब आपके 2 अक्षर जो है मिल करके एक वर्ण का निर्माण कर रहे होंगे तो हम उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा आपके पास ये छ है, ठीक है, इसे इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? KSHA। ठीक है, अब हमने इंग्लिश में जब लिखा तो KSHA लिखा। ठीक है, अब ये KSH क्यों हो गया? इस K का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, और इस SHA का क्या हो जाएगा? तो ये आपका श हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब हमने निर्माण किया तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है? एक वर्ण है जिसमें 2 आपके वर्णों का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। यानी ऐसे अक्षर या ऐसे वर्ण जिनके निर्माण में 2 वर्णों का योग हो, जिनके निर्माण में 2 वर्ण आए हो, वहां पे क्या हो जाता है? आपका संयुक्ताक्षर। ठीक है, अब ये जो आपको यहाँ पे तोड़ के दिया हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है, कहीं कहीं पे किसी किसी किताब में आपको ऐसा लिखा हुआ दे देता है। ठीक है, तो ये मत परेशान हो जाना कि अरे यार दोनों में जो है आपका कौन सा पूरा होता है कौन सा अधूरा होता है। जनरली आपका जो है क जो है वो आपका क्या होता है, यहाँ हमेशा हलंत लगा रहेगा, और आपका ये क्या है? ये दूसरा पूरा रहेगा। कभी कभी क्या किया जाता है? वर्ण विच्छेद कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे किया गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कर दिया गया, तोड़ दिया गया। लेकिन इतना तो आप समझ जाओगे कि श के साथ आ रहा है, यानी कि ये क्या है? ये पूरा है। श पूरा होगा और एक अधूरा होगा, यानी संयुक्ताक्षर के निर्माण में एक वर्ण जो होता है वो पूरा होता है और एक वर्ण आपका अधूरा होता है। जैसे हमने कल बात किया सिक्का। ठीक है, अब यहाँ पे, या फिर हमने कहा डब्बा, अब यहाँ पे क्या है? ये आपका ब अधूरा है और ये ब पूरा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपका क जो है वो अधूरा है और श जो है वो आपका पूरा होता है। त्र में त और र का योग होता है। त्र जो आपका है इसमें क्या है? तो आपका त है हलंत के साथ और र है पूरा, तो बन जाता है त्र। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे ज्ञ, तो ज और इय के योग से बनता है आपका ज्ञ, और उसी के साथ श, स और र के योग से बनता है। ठीक है, ये आपके संयुक्ताक्षर है। ये जो नीचे आपको दिया है ना, वो सिर्फ मैंने एक एड ऑन कर दिया है। वो एड ऑन आपके संख्या बढ़ाने के लिए नहीं किया है। संयुक्ताक्षर की संख्या 4 होती है, आपको वही याद रखना है। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपने देखा होगा जब हम विद्यालय लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं?
विद्यालय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ध लगा होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका फॉन्ट जो है, आप जब टाइपिंग करते हो या फिर आप अगर कुछ बना रहे हो, तो फॉन्ट जो है उसमें आपको दिखेगा कि आपका ये ध की जगह पे क्या यूज हो रहा है, द और य आपको दिख जाएगा, यानी कि आपको इस तरीके से मिल जाता है, ठीक। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, आधा द और य क्या है। तो जो ध बनता है वो आधा द और य के योग से बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया, क्योंकि हम संयुक्ताक्षर की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि ये भी एक बार देख लेंगे कि हाँ ये जो द बनता है वो कैसे बनता है। बाकी ये जो है ये बिल्कुल अलग है, ठीक। और ये चार आपके एक साथ होते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको संघर्षी व्यंजन मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन मिलेगा, ठीक है। जब भी स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाए या फिर संघर्षी व्यंजन बोला जाए, तो ध्यान रखिएगा कि ये बात किया जा रहा है आपके श श श के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको मिली जब मैंने कहा स्पर्श व्यंजन, और एक होता है अस्पर्श संघर्षी व्यंजन, एक संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन को ही हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पे आपने इसी ऊष्म व्यंजन को संघर्षी के नाम से भी देखा होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये क्या है, यानी कि ये किस तरीके से इस्तेमाल, दोनों सेम है, ऊष्म व्यंजन बोला जाए या संघर्षी व्यंजन बोला जाए। लेकिन अगर कहीं पे इसी संघर्षी के आगे स्पर्श जुड़ गया, यानी इसी संघर्षी, मान लीजिए यहां तक तो आपका क्लियर है कि हाँ ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, ऊष्म और संघर्षी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श श स और ह, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे आपके पास ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन के आगे स्पर्श जुड़ गया, स्पर्श जुड़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपके जो 5 वर्ग हैं उनमें से कोई एक वर्ग आना चाहिए, उनमें से किसी एक वर्ग का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन का मतलब वो वर्ण है जो आपके स्पर्श व्यंजन से आते हैं और जिनके उच्चारण में मुख में एक घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे मैंने कहा च, अब च के उच्चारण में आपके क्या होगा, छ ज, जब आप महसूस करोगे तो पता चलेगा श स श, इन तीनों के उच्चारण में, और च छ ज झ के उच्चारण में आपके मुख में वैसा ही घर्षण हो रहा है, वैसा ही रगड़ खा रही है वायु। तो जैसे ही आपको महसूस होगा वैसे ही समझ में आएगा कि आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत कौन आ जाएगा, च छ ज और झ, ठीक है। इया नहीं आता है, ठीक, क्योंकि इसे हम नासिक वर्ण के नाम से, आप अगर बात करेंगे तो हम पंचाक्षर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण नाक से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, नासिक कहते हैं। जैसे अंग, इय, अण, न और म। जब हम बोलते हैं तो आपकी जो ध्वनि होती है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसलिए हम इन्हें नासिक कहते हैं, ठीक है। नासिक वर्ण जो है वो पंचाक्षर वर्ण होते हैं, पंचाक्षर वर्ण नासिक वर्ण होते हैं, दोनों नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पार्श्विक व्यंजन, जिनके उच्चारण के दौरान आपकी जिह्वा के दोनों ओर से वायु निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और आपके वर्णमाला में ये पार्श्विक वर्ण एक ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम ल को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। अच्छा, प्लेबैक सिंगर सुना होगा ना, प्लेबैक सिंगर, उसी को जैसे हम कहते हैं प्लेबैक सिंगर, यानी कि जो पीछे से बैकग्राउंड से गा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेबैक सिंगर, ठीक। तो जिनके उच्चारण के दौरान मुख के दोनों भागों से क्या हो, वायु निकलती है। तो दोनों भाग मतलब कि जब आपकी जिह्वा ट्विस्ट होती है तब, जैसे हम कहते हैं ल, ल के उच्चारण के दौरान आप देखोगे कि वायु दोनों तरफ से निकल रही है, आपकी जीभ मुड़ रही है उसके दोनों साइड से, इसलिए हम इसे पार्श्विक वर्ण के नाम से जानते हैं। और इस पार्श्विक वर्ण जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, ठीक है। जिनके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। प्रकंपित, प्रकंपित, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रकंपित यानी कंपन। अब जैसे हम र का उच्चारण करते हैं तो आपकी जिह्वा में क्या होता है, कंपन होता है। तो आपका ये जो र है इसे हम प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है उसे हम प्रकंपित कहते हैं। जैसे र के उच्चारण के दौरान आपकी जिह्वा में कंपन महसूस होता है, इसीलिए हम उसे प्रकंपित वर्ण के नाम से जानते हैं।
उच्छिप्त वर्ण, अभी मैंने आपको बताया उच्छिप्त वर्ण किसे कहते हैं, उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जिसके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है उसे हम उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। सड़क, ठीक है, जब हम कहते हैं सड़क तो क्या होता है, आपको महसूस होगा कि आपकी जीभ जो है बहुत ही झटके से निकल गई। हालांकि ये तो एक बात हमेशा याद रखना, वर्ण विचार की बात जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं सब कुछ डिपेंडेंट होता है उच्चारण पे। यानी कि जब हम शुरुआत करते हैं व्याकरण को पढ़ना तो व्याकरण में कहा ही जाता है शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, ठीक है। तो वर्ण विचार का मतलब होता है कि हम एक तो लिखना जाने कि हाँ लिखते कैसे वर्ण को, दूसरा हम बोलना जाने। और ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, इसकी जितनी परिभाषा आप देखोगे, जितने भी आपने भाग विभाजित किया स्वर का हो या व्यंजन का, सब कुछ उच्चारण पे था। क्यों? क्योंकि हमने इसे ध्वनि कहा ना, हमने कहा भाषा की न्यूनतम इकाई, ठीक है, यानी ये ध्वनि है। ध्वनि को हम किस तरीके से देखेंगे, उच्चारण के अनुसार ही देखेंगे और उच्चारण के अनुसार ही समझेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे, आप अगर एक भी परिभाषा उठाकर देखोगे वहां पे हमेशा आपको दिखेगा कि उच्चारण के अनुसार ये होना चाहिए, उच्चारण के अनुसार वो होना चाहिए। लेकिन बार बार मैं खुद भी एक चीज बता रही हूँ कि हमारी भाषा ऐसी है कि हर जगह बदलती है। यानी कि हमने हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा इन सब के रूपों में देखा, जाना, समझा, सुना। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उससे हमारी हिंदी भी प्रभावित होती है। इसीलिए हमारी जो भाषा है, हमारी जो बात करने की बोलियां हैं, वो आप हिंदी में देखोगे कि हर राज्य का अपना अपना एक टच हो जाता है। यानी कि उनकी बात करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, हिंदी में भी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, आपके उच्चारण परिवर्तित हो गए ना, हर जगह जगह पे आपके उच्चारण गलत हो गए। अब वो क्या होता है, उच्चारण के आधार पे जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो चीजें हमारे दिमाग से ऊपर ही जाती है, क्योंकि हो सकता है कहीं और पे कुछ और उच्चारण हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका उच्चारण बहुत अच्छा होता है पर हर किसी का नहीं होता। मैंने बोला ना कि यूपी बिहार में मान लीजिए श और स दोनों एक ही होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से उच्चारण के आधार पर ही सब कुछ दिया जाता है, पर हमें किस तरीके से समझना है, हमें इस तरीके से भी समझना है कि इसकी जरूरत क्या है या इसके अनुसार कैसे चीजें हो रही हैं। जैसे कि हमें पता है कि र के उच्चारण के दौरान क्या हो रहा है, हमारे जीभ में कंपन हो रहा है, ये महसूस कर पा रहे हो, तो हमने कह दिया कि हाँ ठीक है ये प्रकंपित है। लेकिन जब हम ल का उच्चारण कर रहे हैं तो हम अपने तरीके से कर लेते हैं। कोई एकदम महसूस कर रहा है कि हाँ दोनों तरफ से वायु निकल रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बस जानना जरूरी है कि इसे हम पार्श्विक कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण के वक्त इसे शुद्ध रूप से उच्चारित किया जाए तो दोनों तरफ से वायु निकलेगा। ठीक उसी तरीके से जब हम उच्छिप्त व्यंजन की बात करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि हम कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब जब आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डब्बा, तो आप देखोगे कि डब्बा के नीचे आपको ये बिंदु नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप सड़क देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप बात करोगे ढोल, तो आपको ढोल के नीचे आपको बिंदु नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप बात करोगे पढ़ाई तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है। यानी कि ये जो परिवर्तन है शुद्ध रूप से लिखना या वर्तनी सुधार वाला चीज, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो उच्छिप्त व्यंजन है इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि ये आगे लिखा हुआ रहता है तो यहाँ पे नुक्ता नहीं होता, लेकिन जब बीच में लिखा रहता है तो नुक्ता होता है। यानी कि इसके जो पहला नियम है वो यही कहता है, अगर इसके अनुसार देखें, कि जब हम इन वर्णों से शब्द की शुरुआत करते हैं तो नुक्ता यानी उच्छिप्त वर्ण का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब यही वर्ण आपके मध्य में आ जाते हैं तो हम इनका निर्माण करते वक्त नुक्ता का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही वर्ण, मान लीजिए अगर मैंने यहां पे कहा ढक्कन, ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने कहा ढक्कन तो हमारी ये जो शुरुआत हो रहा है यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आपने कभी देखा होगा तो हम लिखते हैं खंड, तो यहाँ पे कायदे से तो डॉट लगना चाहिए क्योंकि ये बाद में आ रहा है, नहीं लग रहा है क्योंकि इसी ख में क्या है, आपका अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार का मतलब क्या हुआ, आधा न या आधा आपका अनुस्वार यानी डॉट की उपस्थिति है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये अनुस्वार लग जाता है या आपके इस वर्ण के आगे कोई और आधा वर्ण पूरा नहीं आधा वर्ण मौजूद है तो आपके नुक्ता का इस्तेमाल नहीं होता। हम नियम पढ़ लेते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट हुआ तो ऑब्वियस है कि आप पूछिए, फिर हम बात करेंगे कि क्या चीजें चल रही है।
जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरते उसे हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त वर्ण। ये आपके होते हैं ड और ढ, ठीक है। यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता, जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली। यदि शब्द के अंतर्गत इससे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इसके नीचे बिंदु नहीं आता। यदि आधा वर्ण आता है तो भी इसके नीचे बिंदु का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आते हैं, यानी इन दोनों परिस्थिति के अनुसार, यानी कि अगर आपका वर्ण क्या हो, आगे आ रहा है तो नुक्ता नहीं लगेगा, मध्य में आ रहा है और आगे कोई आधा वर्ण है तो नुक्ता नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपका वर्ण मध्य में आ रहा है और पूरा वर्ण है दोनों तरफ तो नुक्ता लगेगा। अगर आपका वर्ण अंत में आ रहा है और आगे कोई आधा नहीं है तो भी आपका नुक्ता लगेगा। जैसे यहाँ पे पकड़ना, सड़क, लड़ाई, पढ़ाई, ढूंढना, इन सब में क्या लगा है? नुक्ता लगा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि उच्छिप्त वर्ण जो है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे होता है, किस तरीके से ये उपयोग में आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संघर्षहीन व्यंजन जिनके उच्चारण में के समय हवा बिना संघर्ष के बाहर निकल जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? संघर्षहीन। जैसे य और व, इसीलिए य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। चारों को नहीं कहते, सिर्फ य और व को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों को स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। आपके जो मतलब जब हम उच्चारण करते हैं ना तो हमारा जब वायु निकलता है मुख से तो कंपन होते हैं, जिसे हम कहते हैं र के दौरान जिह्वा में कंपन हुई। ठीक उसी तरीके से हमारे जो यंत्र है यानी कि ध्वनि यंत्र है उसमें कंपन महसूस होता है, तो उस आधार पे हम अपने जो वर्ण है उन्हें विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आपका होता है घोष और अघोष। ठीक है, अब ये घोष जो है इसे हम सघोष के भी नाम से जानते हैं और आपका जो है अघोष के नाम से भी जानते हैं। अब इसको ऐसे याद रखना, डेफिनेशन पढ़ लो फिर हम इसको समझाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वंत, यहाँ पे वर्ण होगा, ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है आपका? घोष बोलो या सघोष बोलो। अब इसको ना आपने परिभाषा तो पढ़ लिया, इसको समझ लेते हैं फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। हमने कहा क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, ये आपके चार वर्ड। हमने कहा पहला, तीसरा और पांचवा, यही आपका नियम बता रहा है ना। यहाँ पे तो इन्होंने यही कहा कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, कहाँ गया? तो अगर हम बात करेंगे तो तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, ये क्या हो गया आपका? इसे हम कहते हैं घोष या सघोष। अब ये दोनों यानी पहला और दूसरा, इसे हम क्या कहते हैं? अघोष। अब मैंने सर्कल किया है वो क्या है, इसी आधार पे हम जो अल्प प्राण है और महाप्राण है उनको पहले समझ लेते हैं, सबका डिफिनेशन एक साथ। ठीक, अब यहाँ पे मैंने सर्कल किया है पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि ये पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गया? आपके अल्प प्राण कहे जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे दूसरा और चौथा, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? तो इसे हम महाप्राण कहते हैं। अब देखो, उच्चारण के अनुसार या कंपन के अनुसार बात कर रहे हैं, ये तो हम समझ गए हैं। हमें ये समझना है कि आपका जो पूरा वर्णमाला है उसमें कौन सा वर्ण क्या कहा जाता है। तो अगर आप देखोगे तो आपके जो वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, उसमें जितने भी वर्ण होते हैं जिसका तीसरा, चौथा और पांचवा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम घोष या सघोष कहते हैं। ठीक, और वहीं पे पहला और दूसरा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अघोष के नाम से जानते हैं। सेम आपको वर्ग लेना है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग।
अब इसमें आपका पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाता है? अल्प प्राण, ठीक है। और महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा, और यहां पे क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पांचवा। ये आपके सिर्फ व्यंजन की बात हो रही है, ठीक है। अगर एक बार ये क्लियर हो गया कि हम सघोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं, मान लो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम एक बार ऐसे और कर सकते हैं। हमने कहा क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। अब इसमें ये जो दो वर्ण है बच्चे, इसे हम क्या कहेंगे? अघोष। एक साथ अगर होने में, अल्प प्राण महाप्राण सब होने में गड़बड़ लग रहा है, तो इसे ऐसे अघोष, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका? सघोष, या आप इसे घोष के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया जो हम बात करते थे अघोष और सघोष, ठीक। इसी में अब अगर हम बात करेंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे बच्चे? 15। कितने हो जाएंगे? 15। उसके बाद आपके जितने भी स्वर होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं, यानी कि आपके स्वर भी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। याद कैसे करेंगे? सघोष और स्वर एक ही वर्ण से शुरू हो रहा है, सघोष और स्वर वर्ण क्या हो जाएगा? इसी के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा अब आपके पास क्या बचा? एक और चीज बचा जिसे हम कहते हैं य, र, ल, व, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन नजर आए कि ये कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो एक चीज और याद रखना, ऐसे कहाँ गया? अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आता है आपका? अंतस्थ व्यंजन में आपको आता है य, र, ल, व, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो भी किसके अंतर्गत रखेगा? इसके अंतर्गत। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई, अंतस्थ व्यंजन बिल्कुल अलग हो गया और ये आपका बिल्कुल अलग हो गया, तो उसको सिंपल सा तरीका से ऐसे याद रखिएगा। सघोष किसे कहते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। स्वर जो है और स्वघोष एक ही वर्ण से शुरू होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? इतना अपने दिमाग में रख लिया। अब आगे देखो, यहां पे परिभाषा में आगे की चीजें समझाती हूं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। अब यहाँ पे सभी स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, उ, ओ, ये सारे इसी में आ गए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी कि ये आपके क्या हो गए? ये आपके 15 वर्ण हो गए, ठीक है जी। इतने तक आपका क्लियर है। अब आगे जब बढ़ेंगे हम, तो यहां पे आओ अघोष में, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन को अभी छोड़ देते हैं, आते हैं अघोष में। जब आप अघोष में आओगे तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वन तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अच्छा, घोष का मतलब क्या होता है? घोष जो वर्ण है, शब्द जो है, इसका क्या मतलब होता है? आपने सुना ना, घोष मतलब कि बहुत उद्घोष हुआ, यानी कि क्या हुआ? बहुत शोर हुआ, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत इस बारे में हुआ, उद्घोषणा हुई, यानी कि इसको बहुत बताया गया लोगों को, या फिर लोगों को पता चला, या फिर कहते हैं ना कि जोरों शोरों से इस चीज के बारे में बात की गई। तो ये क्या हो गया? घोष का मतलब होता है कंपन बहुत ज्यादा होना। इसको आप ऐसे रिलेट करो, घोष मतलब बहुत ज्यादा कंपन होना, अघोष यानी कि कंपन न होना। अ का मतलब क्या होता है? अभाव होता है। अ का मतलब होता है अभाव, यानी यहाँ पे जो आपका कंपन है वो नहीं होगा, ठीक। अब हमने कहा था कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। अब उसके अलावा जो आपका ऊष्म वर्ण आते हैं, यानी कि ऊष्म वर्ण, जब हम ऊष्म वर्ण का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? श, स और स, ठीक है। इनके उच्चारण के दौरान क्या होता है कि हमारे मुंह में ही घर्षण होता है, वायु हमारे मुख में ही ऊष्मा प्रकट करती है। तो क्या किया जाएगा? इसको ऐसे कनेक्ट करके आप अपने साथ रख सकते हो कि वो वर्ण जिनके उच्चारण के दौरान मुख के अंदर ही घर्षण हो रहा हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अघोष हो जाता है। तो यहाँ पे श, स, श ये क्या हो जाएंगे? इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है।
अब आपके व्यंजन वर्णों में से क्या बचा, सिर्फ अंतस्थ व्यंजन तो बचा, तो उसको उठा करके वापस आप सघोष में रख दीजिए। सिंपल तरीका आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने दिमाग में सिर्फ ये डालो, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कंफ्यूजन हो रहा है इससे रिलेटेड, तो एक काम करना, जब नोट्स बनाना एक पेज पे क ख ग घ अंग लिखना, ठीक है, यहाँ पे लिखना पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि यहाँ पे 15 वर्ण प्लस हमने क्या किया 11 आपके स्वर वर्ण, ठीक है। उसके बाद हमने कहा अंतस्थ व्यंजन, ठीक, यहाँ पे य, र, ल और व, ठीक। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या है, एक्सेप्शन है, वो है आपका ह। अब ह क्यों है, आप उच्चारित करके देखो, ह ह ह के उच्चारण के दौरान आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, और उस दौरान आपके मुख में क्या होती है, कंपन ज्यादा होती है, इसकी वजह से ह यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो जब नोट्स बनाओ तो आप इस तरीके से भी लिख लोगे तो आपका एक साथ क्लियर हो जाएगा, आपका डाउट खत्म हो जाएगा, और आपका ये जो है ये क्या हो जाएगा, हर वर्ग का दूसरा, यानी कि आपके हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि आपके यहाँ कितने हो गए, 10 वर्ण हो गए, ओके जी। और इसके साथ साथ हमने क्या कहा, इसके साथ साथ हमने कहा कि हमारे जो 3 ऊष्म व्यंजन है, तो आपके श, स और आपका श, ठीक है। सीक्वेंस अलग हो गया है, हालांकि लिख ही देते हैं, सीक्वेंस में लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन और गड़बड़ ना हो। ये 3, ठीक है, इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका श, श और श, ठीक है। अब आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि आपका अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। जब भी नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इधर उधर चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है, इसी सीक्वेंस में अगर आप लिखते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ अगर आप महाप्राण और अल्प प्राण को भी देख लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। बस डिफरेंस ये है कि वहां पे अंतस्थ व्यंजन और अल्प प्राण और स्वर एक साथ एक ही में आ जाएंगे, ये बातें ऐसी हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि क्या ही हो रहा है। चलो परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में अल्प, अल्प मतलब छोटा, कम, ठीक है, जिनके उच्चारण में कम श्वास का प्रयोग होता है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण यानी कि बहुत ज्यादा, जिनके उच्चारण में ज्यादा वायु या ज्यादा श्वास का प्रयोग होता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। अब श्वास को प्राण से ही कनेक्ट किया जाता है ना, अल्प प्राण यानी कम वायु, महाप्राण यानी ज्यादा वायु। जितना शॉर्टकट में अपने दिमाग में चीजों को फ्रेम करेंगे उतने अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी प्राण वायु की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में क्या हो आपका ज्यादा होते है उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण। अब प्रत्येक वर्ग का, पीछे मैंने बताया, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है आपका अल्प प्राण। साथ ही साथ अगर आप बात करोगे तो आपके जितने भी स्वर होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चे, आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पे देख लो, क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या है आपका, अल्प प्राण है। अब ये अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो याद रखिएगा, ऑड नंबर्स शुरू किससे होते हैं, ऑड नंबर, ऑड शुरू होता है अ से, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5। अल्प प्राण क्या है, ऑड नंबर है, दिमाग में रखिएगा, अल्प प्राण क्या है, ऑड नंबर है, 1, 3, 5। यहाँ पे 1, 3, 5 हो गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो आप ऐड कर लीजिएगा आपके अंतस्थ व्यंजन, यानी अल्प प्राण अंतस्थ व्यंजन, ये भी यहीं पे आ जाते हैं, ठीक। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो आपके स्वर भी कहाँ आते हैं बच्चे, यहीं पे आ जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 15 + 4 + 11, ठीक है। क्या हुआ, ये आपका है, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो अल्प प्राण में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन, और आपके सारे स्वर यहीं पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बचा क्या, दूसरा और चौथा।
महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा होता है। ठीक, अब यहाँ पे जब अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे है तो ऊष्म व्यंजन कहाँ जाएगा बच्चे? ऊपर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। सिंपल सा फंडा है, बस ऐसे ही आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, क ख ग घ में से अगर हम बात करें क ग और अंग, अंतस्थ व्यंजन य र ल व ये भी यहीं पे आ जाते हैं। साथ ही साथ सभी स्वर, सारे के सारे स्वर भी आपके यहीं पे आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जिनके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, कौन कौन सा? दूसरा और चौथा। साथ ही साथ आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श, स, श और ह। एक बात याद रखिएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण में ह ऊपर नीचे नहीं होता है, सिर्फ आपके घोष और अघोष में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके ये तीनों भी यहीं पे आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ण विचार में कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपके दिमाग में, और कहीं आपका दिमाग काम नहीं करता है, वो सिर्फ अघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण का कैलकुलेशन होता है, वही तक नहीं होता। अब इसी को आप इजी तरीके से कैसे कर सकते हो? एक पेपर लेना है और जिस तरीके से ग्राफ बना है, सिर्फ उस ग्राफ को बना करके और नीचे आपने लिख लिया कि हाँ ठीक है ये ऐसे ऐसे, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन अल्पप्राण कौन महाप्राण। ठीक है, कौन सघोष कौन आपका अघोष। एक और चीज, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो अल्प प्राण है वो सघोष नहीं हो सकता या अघोष नहीं हो सकता, और जो महाप्राण है वो सघोष या अघोष नहीं हो सकता। ये सब हो सकते हैं आपस में, बस जो अघोष है वो सघोष नहीं हो सकता, बस इतना है। यानी कि ये जो है अघोष इक्वल और सघोष एक नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम बात करें अल्प प्राण और सघोष और अघोष एक हो सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता है कि किस कंडीशन में क्या हो सकता है। नहीं पता है तो हम जब एमसीक्यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो दिमाग में ये मत रखना कि अरे जो अघोष है वो महाप्राण कैसे हो गया, हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं एक और चीज जो वर्ण विचार का ही है, क्लियर कर देते हैं यहीं पे ताकि आगे कभी आपको दिक्कत ना हो। आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं फ्रॉक, फ्रॉक जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो हम लिखते हैं कर्म या मर्म, तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लिखते हैं ड्रम, तो हम ऐसे लिखते हैं। अब हर जगह आप देख रहे हो इस्तेमाल तो र ही हो रहा है, लेकिन तरीका क्या है आपका अलग है, जिसे हम रेफ कहते हैं। अब ये रेफ क्या होते हैं, किस तरीके से कौन सा कहाँ पे आके प्रयोग होता है, यानी कि अगर बात किया जाए तो इस कर्म में म अधूरा है या र अधूरा है, इस फ्रॉक में आपका फ अधूरा है या र अधूरा है, और इस ड्रम में आपका र अधूरा है या ड अधूरा है। यानी कि ये रेफ किस तरीके से कहाँ पे प्रयोग में आता है। तो इसका पहला नियम, यदि र के बाद व्यंजन वर्ण आए तो र को उस व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले र उच्चारण किया जाता है र को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे अगर हमने कहा कर्म, मैंने जब कहा कर्म तो क्या हुआ, करम। गाँव में सुना होगा लोग कहते हैं ना हमारा तो करम फूट गया। अब करम का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं है, बस इतना है कि वो प्रोनाउंसिएशन उनका क्या है, उच्चारण उनका अशुद्ध है, तो हमने क्या कहा करम। ठीक, तो ये जो र है आपका ये हो जाता है कर्म। क्या हो गया, कर्म। यानी कि क्या हुआ, इस व्यंजन वर्ण के आगे उच्चारित हो रहा है ना, और चढ़ेगा किस पे, आपके उसके बाद वाले व्यंजन वर्ण पे। तो कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शन, स्वर्ग। ठीक, इसे अगर आप तोड़ना चाहोगे तो आप ऐसे तोड़ोगे। कर्म को अगर मुझे तोड़ना हो तो मैं कैसे तोड़ूंगी, कर्म। ठीक है, क हलंत
अ हलंत, सॉरी अ में हलंत नहीं, र हलंत, उसके बाद म। मैं ऐसे ही करूंगी ना, ऑब्वियसली ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब हम इसे तोड़ते हैं तो ये सारे क्या होते हैं, आधा र होते हैं। ठीक है, आधा र जब जाएगा और व्यंजन वर्ण होगा तो कहाँ जाएगा बच्चे, ऊपर जाएगा। ओके, अब आ जाओ दूसरा, यदि र से पहले व्यंजन वर्ण आए तो र को उस व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। यदि र से पहले कोई व्यंजन वर्ण आए, यानी कि अगर बात किया जाए, जैसे हमने कहा यहाँ पे फ्रॉक, तो क्या हुआ, पहले आपका क्या हुआ, व्यंजन वर्ण आया, ठीक, उसके बाद आपका र आया, तो क्या होगा, वो आपके पैरों में चला। जैसे हम बात करते हैं प्रेम, अब क्या हुआ, अगर देखा जाए तो इससे पहले प्रेम, तो क्या हुआ, र उसके अंत में जाके लगा। अब तीसरा आते हैं, ट वर्ण में रेखा हमेशा वर्ण के नीचे होती है। अब ट वर्ग की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कहा यहाँ पे चलिए, जैसे हमने कहा प, ठीक, फ, ब, भ, म, ठीक है, ये सारे ऐसे हैं जिनके अंत में हम क्या कर सकते हैं, र लगा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं प्राण, तुम क्या करते हैं, यहाँ पे र लगा सकते हैं। ओके, नीचे इसमें र का प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब हमारा ट हो तो जब आप र लगाओगे तो वो नीचे ही तो आएगा। जब आप ड के नीचे ट लगाओगे, र लगाओगे, तो भी वो नीचे ही आएगा। यानी टवर्ग में जब भी र लगता है तो वो आपके नीचे आ जाता है। जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ये सब क्या है, ये ड्राइवर, ये सारे शब्द में आपको जब भी र मिलेगा वो नीचे मिलेगा। इसीलिए आपके जो 3 तरीके के र होते हैं वो आपके ऐसे दिखते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो कर्म, प्रेम और ट्रक, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 तरीके का र हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेंगे आपके उच्चारण स्थानों के बारे में। उच्चारण स्थानों के बारे में हालांकि मैंने आपको बता दिया है, पर ये उच्चारण स्थान के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी के साथ साथ आपको ना स्वर के भी उच्चारण स्थानों के बारे में बात किया जा रहा है। हालांकि आप लोगों से पेपर में नहीं पूछता है, नहीं भी पूछा है, लेकिन फिर भी एक बार याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अ और आ कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं, ई और ई कहाँ से उच्चारित हो रही हैं। तो ये सारी चीजें, इसके लिए आपको एक चार्ट छोटा सा प्रोवाइड करा दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। एक सवाल पूछा गया था, कौन सा ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में जो है वो दंतोष्ट से होता है, किस वर्ण का उच्चारण दंतोष्ट से होता है, तो आपका जो व है उसका उच्चारण दंतोष्ट से होता है। जब हम व बोलते हैं तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, व, अब क्या है, अशुद्ध है, हम व बोलते हैं। ठीक है, व के उच्चारण के दौरान आपका ओष्ठ और दंत आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसे दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो सेशन है समाप्त हुआ, साथ ही साथ आपका जो वर्ण विचार चैप्टर है वो भी समाप्त हुआ। और अगर हम बात करेंगे तो जितनी भी चीजें हो सकती थी वर्ण विचार में, जो आपको पढ़ने थे, आपको याद करने थे, आपको समझने थे, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि हम एक बार और क्लासरूम में से डिस्कस कर ले। साथ ही साथ हम एमसीक्यूज करेंगे, तो जितने और कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में होंगे मे बी वो सारे आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, सो तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना जो सपोर्ट और प्यार है वो बनाए रखना है, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।